नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कैसे होती है, मेंटल ग्रोथ कैसे होती है, कॉग्निटिव ग्रोथ कैसे होती है। तो हमने हर जगह 2 पॉइंट्स पढ़े थे, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये 2 फैक्टर्स हर जगह आ ही रहे थे। तो अब हम इन 2 फैक्टर्स को रीड करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट, और क्या कैसे हेरिडिटी जो होता है वो इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज बेसिकली द जीन्स, ठीक है, वो जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, वो जीन्स, वो फैक्टर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके फादर की हाइट बढ़ी है तो उसकी भी हाइट बढ़ी है, ठीक है, उसकी मम्मी में बहुत गुस्सा है इसलिए बच्चे में भी गुस्सा है, ठीक है, उसकी मम्मी बहुत सुंदर है इसलिए बच्चा भी बड़ा सुंदर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें इनहेरिटेडली मिल जाते हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, जीन्स के फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। जो जीन्स हमें हमारी फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हाइट, वेट, कलर कॉम्प्लेक्शन, बिहेवियर, ठीक है, एथिक्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी फैमिली हेरिडिटी से इनहेरिटेडली मिल जाती है। होता कैसे है ये प्रोसेस? बेसिकली देखो, 2 सेल्स होते हैं, एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, ठीक है। फीमेल के पास होता है ओवम, ठीक है, फीमेल के पास होता है ओवम, मेल के पास होते हैं स्पर्म्स। तो जब ये मीट करते हैं ना, जब इनकी मीटिंग होती है, मीट करते हैं जब ये दोनों, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? जब ओवम और स्पर्म्स जो होते हैं मीट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद, ठीक है, एक सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। क्या बनता है? एक सेल बनता है, दैट इज जाइगोट। और वो सेल जो होता है इंक्रीज होता है इन द फॉर्म ऑफ बेबी, ठीक है, और वहीं से एक नई लाइफ जो होती है वो जन्म लेती है, एक नई जिंदगी जो है वो जन्म लेती है, ठीक है। अगेन फीमेल के पास होते हैं ओवम, मेल के पास होते हैं स्पर्म्स। व्हेन दे मेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों मीट करते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से बनता है जाइगोट। और उस जाइगोट, दैट पर्टिकुलर जाइगोट इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। वही जाइगोट जो होती है उसमें जान होती है, वो एक बच्चे की तरह जन्म लेता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा जाइगोट। अभी हमने डिस्कस किया था कि जाइगोट क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? जाइगोट। और जाइगोट में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम्स, अगर मेजॉरिटी क्रोमोसोम्स जो है वो मम्मा से हमें मिले तो हमारे फीचर्स जो है वो मम्मा से मैच करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी ऑफ कोर्स मेजॉरिटी क्रोमोसोम्स पापा पे मिले तो हमारे फीचर्स जो है बेसिकली, देखो फॉर एग्जाम्पल, गलत हो गया यार, काटने का। सो जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में, यही रीजन होते हैं कि बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मा से मैच करेंगे या फिर फादर से मैच करेंगे, ठीक है। अगर मेजॉरिटी ऑफ जीन्स जो है वो मदर से मैच कर जाए तो बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो मदर से मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइट मम्मा पे गई है, ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो मम्मा पे गया है, बिहेवियर जो है वो मम्मा पे गया है, स्किल्स जो है वो मम्मा पे गई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेजॉरिटी ऑफ जीन्स मैच करते हैं मम्मा पे, तो मम्मा के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो बच्चे के मैच करेंगे। और सेम वाइस वर्सा, अगर मेजॉरिटी ऑफ जीन्स जो है वो फादर से मैच कर जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जीन्स जो है वो फादर से बच्चा एक्वायर करता है, तो फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है वो बच्चा एक्वायर करेगा, चाहे वो हाइट हो, एग्रेशन हो, स्किल्स हो, बिहेवियर हो, नेचर हो, कलर हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मेजॉरिटी ऑफ जीन्स जो है वो बच्चा मदर से एक्वायर कर रहा है और फादर से एक्वायर कर रहा है एट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी के 3 लॉज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज लाइक बिगिट्स लाइक, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, जिसमें बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो जनरल सी बात है कि बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक है, कि बच्चा जो है अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे, दोनों पेरेंट मतलब मम्मा पापा दोनों की हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी होगी, नेचुरल है, ठीक है। दोनों पेरेंट जो है वो इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो बच्चा अगर पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है, अब इफ द चाइल्ड इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स, तो वो लॉ फर्स्ट लॉ द लाइक बेजेट्स लाइक को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इफ द चाइल्ड इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, अगर बच्चा जो है वो माँ बाप की बिल्कुल सेम कॉपी है, एज इट इज कॉपी है, हाइट अगर पेरेंट्स में दोनों मम्मा पापा दोनों की हाइट अच्छी है, पर अगर बच्चे की भी हाइट अच्छी निकल जाए तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी को फुलफिल कर रहा है। इफ देखो अब सेकेंड लॉ है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। इफ द फादर इज अ सीए, अगर फादर जो है वो सीए तो उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा हो, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? द लॉ ऑफ वेरिएशन दैट स्टेट्स दैट कि बच्चा जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है, ठीक है। अगर फादर सही है तो जरूरी थोड़ी ना है कि फादर के सारे जीन्स वो एक्वायर करेगा, ठीक है, मदर के भी तो एक्वायर होंगे, है ना। तो बच्चा जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है, वो अकेला किसी एक पेरेंट का चाइल्ड नहीं है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है। तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आ ही सकते हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो एग्जैक्ट कॉपी हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फादर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, सीए है फॉर एग्जाम्पल, अगेन टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, बट बच्चा जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो देयर इज अ वेरिएशन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ फादर एंड चाइल्ड। और ये किस लॉ की वजह से हो रहा है? लॉ ऑफ वेरिएशन की वजह से हो रहा है। द सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी दैट स्टेट्स दैट लॉ ऑफ वेरिएशन की जरूरी नहीं है कि पेरेंट जो है वो इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, द चाइल्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। बच्चे में माँ और बाप दोनों के जीन्स आते हैं, सिर्फ एक पेरेंट का जीन नहीं आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से देयर मस्ट बी समथिंग वेरिएशन क्रिएट्स, कि कुछ ना कुछ वेरिएशन क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से बच्चे में एग्जैक्ट कॉपी नहीं आती पेरेंट्स की। थर्ड वन इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन स्टेट्स दैट कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ही सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट इन देयर ओन फील्ड्स, ठीक है, मम्मा पापा दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट है पर बच्चा फिर भी निल है, ठीक है। अगर मम्मा पापा दोनों की हाइट बहुत अच्छी है पर बच्चे की हाइट बिल्कुल नहीं है, कहते हैं ना किस पर चला गया ये, हमारी फैमिली में तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। लॉ ऑफ रिग्रेशन स्टेट्स दैट कि बच्चा जो है वो माँ बाप से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। कभी कभी हम नॉर्मल लाइफ में भी बात करते हैं कि ये हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है, ये किसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर लॉ ऑफ रिग्रेशन, और ये किसी भी वजह से होता है, गिफ्टेडनेस की वजह से होता है, डिसेबिलिटी किसी भी वजह से हो सकता है कि बच्चा जो है वो लॉ ऑफ रिग्रेशन को स्टेट कर दे, ठीक है। तो द थ्री लॉज ऑफ हेरिडिटी आर लाइक इट्स लाइक, जिसमें बच्चा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है माँ बाप की। लॉ ऑफ वेरिएशन के थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ रिग्रेशन दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स।